हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएस और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है और मात्र 8 दिन का टाइम बचा है। अब इन 8 दिनों में आपकी जितनी भी क्लासेज आएंगी ये सारी रिवीजन क्लासेज होने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करना, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट रेखा का उत्तरी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो दोस्तों कोंकण तट के नाम से प्रसिद्ध है भारत के पश्चिमी तट रेखा का उत्तरी भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, भारत की पश्चिमी तट रेखा का दक्षिणी भाग मालावर तट के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी साथ ही साथ याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे उत्तरी भाग पूछा जाए, ठीक है, पश्चिमी तट रेखा का उत्तरी भाग, तो कोंकण तट हो जाएगा और दक्षिणी भाग पूछा जाए तो मालावर तट के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसको चार कौथेलिक युग कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ताम्र पाषाण युग को चार कौथेलिक युग कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, इस युग में मनुष्य पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी करने लग गया था। ठीक है, तो दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसलिए इसको ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा आपसे कि निम्न में से किसको चार कौथेलिक युग कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य का संबंध किससे है? ठीक है, तो दोस्तों गाय से संबंध है ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य का संबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके बारे में विवरण दिया हुआ है। अघन्य का अर्थ किसी भी परिस्थिति में न मारे जाने योग्य है। ठीक है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेद भारत के सर्व प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार निम्न में से किस पुरा स्थल में पाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से पाया गया था विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, यह स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्राचीन इमारत थी। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी थी? तो विशाल स्नानागार वहाँ की सबसे प्राचीन इमारत थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो वर्तमान में कहाँ है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध, तो वहाँ स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सहयोगी संगठन है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख सहयोगी संगठन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं हम कि विवरण में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से मुख्य सहयोगी संगठन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और यूनिसेफ। तो ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सहयोगी संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अजात शत्रु का संबंध निम्न में से किस राजवंश से है? ठीक है, तो दोस्तों हर्यक वंश से संबंधित है अजात शत्रु का संबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अजात शत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कुणिक नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो अजात शत्रु को ही कुणिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार का पुत्र था। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबसार। ठीक है, और बिंबसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि बिंबसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु था। ठीक है, और इसी को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ठीक है, तो दोस्तों 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो सिकंदर था
ये मकदूनिया का शासक था। ठीक है, तो ये भी साथ ही साथ आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था और इसने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाई डेस्पीज बितस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो सिंपल भाषा में बोले अगर हम, तो बितस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था बितस्ता का युद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और बितस्ता झेलम नदी का क्या है, पौराणिक नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि झेलम नदी का पौराणिक नाम क्या था। ठीक है, ये क्या है, तो झेलम नदी का पौराणिक नाम है बितस्ता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बितस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, तो दोस्तों बौद्धों के धर्म ग्रंथ हैं त्रिपिटक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो रचना की गई है वो पाली भाषा में की गई है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसके हैं, बौद्धों के हैं, और जो बौद्धों के धर्म ग्रंथ हैं त्रिपिटक, इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। ठीक है, तो रचना भी पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यही बन गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जांत्रिक गोत्र में ग्राम कुंड बिहार में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि महावीर स्वामी का जन्म किस गोत्र में हुआ था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ग्राम कुंड बिहार में हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों शंकराचार्य जी अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, शंकराचार्य दक्षिण भारत के केरल प्रांत में जन्मे भारत के महान दार्शनिक एवं धर्म परिवर्तक थे। वह आचार्य गोविंद भगवत पाद के शिष्य थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि शंकराचार्य जी किसके शिष्य थे। ठीक है, तो आचार्य गोविंद भगवत पाद के क्या थे, ये शिष्य थे। ठीक है, और अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, शंकराचार्य, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो केरल प्रांत में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों चेन्नई में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर 29 सितंबर 1688 में नगर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, और नाथलीन हिगिसन यहाँ के पहले क्या थे, मेयर थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला नगर निगम चेन्नई, स्थापना कब हुई, 29 सितंबर 1688 में। ठीक है, और इस नगर निगम के पहले मेयर कौन थे, तो नाथलीन हिगिसन। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि चेन्नई नगर निगम के पहले मेयर कौन थे, तो नाथलीन हिगिसन पहले मेयर थे। ठीक है, स्थापना कब हुई, 1688 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, वर्ष 1961 में इसे भारतीय प्रशासन के अधीन किया गया। ठीक है, पहले जो गोवा था वो पुर्तगालियों के अधीन में था। 1961 यानी 19 दिसंबर 1961 को इसे भारतीय प्रशासन के अधीन किया गया, यानी 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था। ठीक है, तो इसलिए 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल होता है इसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसके बारे में विवरण देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई। ठीक है, और ब्रिटिश संसद द्वारा इस अधिनियम को 1 अगस्त
1861 को पारित किया गया। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और मार्ले मिंटो सुधार बिल का जो उद्देश्य था वो पृथक निर्वाचन प्रणाली से था और इसके तहत मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ था? 1909 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो मुसलमानों के लिए क्या था, अतिरिक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने का उद्देश्य था, इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों 1936 में। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब उठाई गई थी? तो 1936 में। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया कि किस अधिवेशन में की गई थी। तो जो 50वां अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर नहीं हो। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है। जो 50वां अधिवेशन हुआ था 1936 में, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन ये फैजपुर में नहीं हुआ था, ये हुआ था लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो अध्यक्षता की रीति इसकी जवाहरलाल नेहरू ने अधिवेशन हुआ था 1936 में, और कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में नहीं, ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50वें अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक है, की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र, आप सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या? अस्थायी अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, BN राव, इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी थे ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो भारतीय राजनीति व्यवस्था होती है उसमें जो संविधान है वो सर्वोच्च होता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट MCQs। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।